नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी नमस्कार। में आपका स्वागत है। हम जी ये शुक्रिया। सीरीज हम ये सीरीज जो शुरू कर रहे हैं, हमने की इसलिए की है, ग्रेट जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। वो सारे लोग जो जिन्होंने जर्नलिज्म में बड़ा काम किया है, हिस्टोरिकल काम किया है, उन लोगों को हम ला करके उनके एक्सपीरियंसेस इसलिए आपके साथ शेयर करना चाहते हैं क्योंकि आज सहाफत का मतलब बदल गया है। हमारे साथ उर्दू के सबसे बड़े अखबार सियासत के चीफ एडिटर श्री जाहिद अली खान साहब हैं। जाहिद साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने वक्त दिया हमारे साथ बात करने के लिए। और हम आज बात करना चाहेंगे आपसे सियासत का, सिर्फ जो उर्दू हिस्सा है उसके ऊपर नहीं, टोटल जर्नलिज्म के ऊपर। उस जर्नलिज्म के ऊपर सियासत क्या दबाव डालती है, जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं किस तरीके से उसको प्रेशराइज करते हैं। आपके पास ऐसे एक्सपीरियंसेस हों कि आपने कोई बड़ी स्टोरी की हो और पावर ने या जिसको कहते हैं लुम्पन्स ने उस स्टोरी को रुकवाने की कोशिश की हो, या आपकी किसी स्टोरी ने सोसाइटी के ऊपर बहुत असर डाला हो क्योंकि आपका अखबार उसके बारे में कहते हैं कि ये गल्फ में हिंदुस्तान के लिए एक रोशनदान है। अगर हिंदुस्तान को देखना है, यहाँ के एक्टिविटीज को, तो सियासत पढ़नी चाहिए और शायद सबसे ज्यादा वही जाता है गल्फ में, पूरे गल्फ में। मैं शुरुआत इस बात से करूंगा कि आपसे एक छोटी सी गुजारिश ये है कि शुरू का छोटा हिस्सा, 1 मिनट 2 मिनट जितने में आप पूरा कर सके, आप जरा अपने को कैसे एनालाइज करते हैं एज ए जर्नलिस्ट, एज ए इंसान। आपको अपने बारे में वो चीजें कौन सी बतानी है जो लोग जाने, वो नहीं जो लोग जानते हैं, जो लोग जाने। तो मैं गुजारिश करता हूं कि आप शुरू करें, फिर उसके बाद हम गुफ्तगू शुरू करेंगे। और मैं जो देखने वाले हैं उनसे एक माफी मांग लेता हूं कि मैं जाहिद साहब के सामने बैठा हूं, मेरी उर्दू बोलने में गुस्ताखी हो सकती है, नुक्ते का ऊपर नीचे हो सकता है, अल्फाज हो सकता है मैं कुछ वो इस्तेमाल कर लूं जिसका मीनिंग मुझे नहीं पता है। मेरा ख्याल है आप सब मुझे माफ करेंगे और जाहिर साहब आप भी माफ करेंगे। तो मेरी गुजारिश है कि आप शुरू करें। देखिए, जहां तक सियासत का ताल्लुक है, सियासत शुरू ही इसलिए किया गया था कि वो कौम की खिदमत करे। कौम की खिदमत बड़ी 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 चीज है, इसलिए कि जब हिंदुस्तान का को तकसीम अमल में आई थी, पाकिस्तान क़याम में अमल में आया था, तो हिंदुस्तान, नॉर्थ इंडिया से बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए, लेकिन हैदराबाद में मुसलमानों को हैदराबाद ही में रोकने के लिए अखबार सियासत का जनाब आबिद अली खान साहब ने आगाज किया था। बड़ा कठिन जमाना था, लोग खिलाफ भी थे कि मुसलमानों को रोका जा रहा है हैदराबाद में, लेकिन हैदराबाद में ही मुस्तकबिल मुसलमानों का बेहतर होने की वजह से आबिद अली खान साहब ने ये चाहा कि एक अखबार निकाल कर, हालांकि वो उस वक्त गवर्नमेंट सर्विस में थे, गवर्नमेंट सर्विस को छोड़ते हुए उन्होंने ये अखबार निकाला, जो ऐसे हालात में निकाला जबकि हालात बहुत ही खराब और बहुत ही मुश्किल और दुश्वार गुजार थे। तो ये जब आगाज किया गया तो उसी जमाने से, यानी 1949 से लेकर आबिद अली खान साहब अपनी पूरी जिंदगी दो चीज के लिए लड़ते रहे। एक चीज ये कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद होना चाहिए, और दूसरे है सो उर्दू जबान की तरक्की हो इस मुल्क में। इस दो मकसद के तहत उन्होंने अखबार सियासत का आगाज किया था और उसमें वो कामयाब भी रहे। और जब वो अखबार शुरू किए तो वो हालात में उस वक्त बहुत परेशान कुन हालात थे, बहुत ना हमारे पास कोई प्रेस था ना कुछ, बाहर के प्रेसों में अखबार को छपाया जाता था और तकसीम किया जाता था। लेकिन जब हम अपना प्रेस खरीदना शुरू किए तो अब हम लोग ऑफसेट मशीन लेके अपनी तहरीक को जारी रखे। लेकिन जब ये तहरीक आगे बढ़ती गई तो हमको मजबूरन ऑफसेट मशीन पर आना पड़ा और मल्टी कलर उसको हमने आगाज किया, जो उस वक्त
सिवाय अंग्रेजी और तेलुगु अखबार के किसी उर्दू अखबार में कलर का सिस्टम नहीं था। तो वो उसकी वजह से जब नहरे सुएज पे हमला हुआ तो उस वक्त सिर्फ सियासत ही एक अखबार था, ना तेलुगु का कोई अखबार था, ना अंग्रेजी का कोई अखबार था, बल्कि उर्दू का एक ही अखबार सियासत। नहरे सुएज के बारे में जब खबर डाली तो सियासत के सर्कुलेशन में बहुत ही इजाफा होने लगा उस वक्त से, और उसके बाद से हमने हर चीज में सियासत को पहल दिलवाई। मतलब ये कि हमने ऑफसेट से रोटरी मशीन पे गए, रोटरी मशीन से कलर में गए, दीगर अखबारात की तरह, और इसी को बढ़ाते हुए हमने अपना इंटरनेट शुरू किया, जो आज हमारे इंटरनेट पर तकरीबन 1 मिलियन लोग न सिर्फ गल्फ से बल्कि सारी दुनिया से 107 ममालिक से और तकरीबन 3500 शहरों से सियासत को पढ़ते हैं, सियासत को मुरासले भेजते हैं अपने मसाइल के, और उनकी वहाँ जो तकालीफ है उन तकालीफ को हम तक पहुंचाते हैं। और उसके अलावा उनके जो लवाकिन हैं हैदराबाद में, उनके बारे में भी जो मुश्किलात हैं उसको वो पेश करते हैं जो सियासत में शाया करते हैं। ये एक ऐसी खिदमत है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमको एक मौका दिया कि अपने पढ़ने वालों को इस सहूलत से, सियासत निकलने के बाद इस सहूलत से उनको फायदा पहुंचे। तो हमारा मतलब यही है, जिसकी वजह से हमारे कामों को देखते हुए होम मिनिस्ट्री से मुझे नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में रखा गया और कम्युनल हार्मनी की कॉन्फ्रेंस में रखा गया मीटिंग में। तो ये जो खिदमत सियासत के हैं, ये खिदमत की वजह से हम समझते हैं कि हम सियासत आज हिंदुस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसको एक मकबूलियत हासिल है। मैंने एक सवाल आपसे पूछा क्योंकि मेरी नज़र में जर्नलिज्म बहुत मुश्किल काम है, सही जर्नलिज्म। आपको इसके एडिटर रहते हुए आपके खुद के ऊपर कभी कोई ऐसे मौके आए जब पॉलिटिक्स ने, गवर्नमेंट ने, अंडरवर्ल्ड ने दबाव डाला हो कि आप इस तरीके की स्टोरी मत कीजिए, या उन लोगों ने जो बिल्कुल इंतहा पसंद लोग थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, वो चाहे किसी भी कौम के हों, मुस्लिम कौम के हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, क्रिश्चियंस हो सकते हैं, लेकिन आपने उस रिपोर्ट को नहीं छोड़ा हो, उसको आपने पकड़े रखा हो और वो सारे जो प्रेशर्स हैं उनको आपने नकार दिया हो? देखिए, जहां तक प्रेशर का ताल्लुक है, ये अवाम की जानिब से कोई प्रेशर सियासत पर नहीं है, इसलिए कि हम देखते हैं उनकी खिदमत के लिए हमने अखबार को निकाला है। लेकिन जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, गवर्नमेंट की आप अगर तायीद करते हैं तो आपको गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलती है। अगर गवर्नमेंट अब आजकल ये आलम हो गया है कि आज इश्तेहारात जो बंद किए जाते हैं वो ये देख के कि किस हुकूमत की हम तायीद कर रहे हैं, चाहे वो मरकजी हुकूमत है तो डीएवीपी के इश्तेहारात पर पाबंदी लगाई जाती है, स्टेट से कोई मुश्किलात हैं तो स्टेट्स के इश्तेहारात भी बंद कर दिए जाते हैं। तो आजकल ये है कि ये प्रेशर की कुछ दिनों से शुरू हुआ है, अब तक ये चीज नहीं थी। हुकूमत की मुखालिफत भी करते हैं तो रोजाना सियासत की सारी खबरों की रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश को पहुंचाई जाती थी, चीफ मिनिस्टर तक पहुंचाई जाती थी। तो ये बहुत ही अच्छा मौका मिलता है हमको कि किसी चीज की अगर मुखालिफत करे तो जिस चीज की हम मुखालिफत कर रहे हैं उसकी पाबंदी करने के लिए हुकूमत फौरी इक़दाम करती है। ये बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए हम, अगरचे के मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा है हुकूमत से, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ये समझती है कि सियासत ही वो वाहिद अखबार है उर्दू का जो रोजाना उसकी रिपोर्ट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से चीफ मिनिस्टर के दफ्तर को और होम मिनिस्टर के दफ्तर को पहुंचती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसकी वजह से हो सकता है कि ये रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पहुंचती होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पहुंचती है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जब भी पहुंचती थी मुझे मालूम है, और अब बीजेपी की गवर्नमेंट होने की वजह से आज भी वो चीज जो
हुकूमत के खिलाफ है, हुकूमत की तायद में है, उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट तक पहुंच जाती है। लेकिन मेरे को कभी किसी बात का आजकल ना इमरजेंसी के जमाने में ना आज तक कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि कभी भी सियासत को इस बात की धमकी या इस बात की है तो पाबंदी लगाई गई हो। तो बहुत खुशी की बात है कि 70-72 सालों में सियासत ने एक कामयाब जिंदगी गुजारी है। और हमने ये देखा है कि हमने इमरजेंसी में भी काम किया है, हमने बुरे हालात में भी काम किया है, लेकिन ये अवाम की खिदमत जो है, अब मुख्तलिफ हमारे ऐसे काम हैं जिसकी वजह से हमारी मकबूलियत में आज इजाफा है और लोग हमको सिर्फ हैदराबाद ही में नहीं पूरे हिंदुस्तान में चाहते हैं। और जब से हमने हिंदी हिंदी स्क्रिप्ट में उर्दू जबान का एडिशन दिल्ली में पहुंचाया, पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाया, तो दिल्ली बेल्ट से जो हमको रेस्पॉन्स आ रहा है ये भी बहुत बड़ी अच्छी बात है। क्या बात है जाहिर साहब, 70 साल के आसपास आपने अभी बताया कि आप सहाफत में हैं। इन 70 सालों में आपको ऐसी अपनी अखबार में छपी हुई कितनी रिपोर्ट्स याद हैं जिन रिपोर्ट्स ने अवाम की तकलीफ, अवाम की चाहत, इसके बारे में रिपोर्ट लिखी हुई, या उनके बीच में कोई नफरत फैल रही हो जिसको आपने शाया किया हो, लाए हो, और उसको लेकर के सोसाइटी ने भी अपने को करेक्ट किया हो और सरकार ने भी अपने को करेक्ट किया हो? नहीं, ये बड़ी अच्छी बात आपने पूछी है कि सियासत की बेसिकली सियासत फिरके वाराना माहौल की मुखालिफत करता है। और जब भी कभी कोई फिरके वाराना वाक़या होता है, जैसा मसलन गुजरात का वाक़या है, फिर उसके बाद दिल्ली का वाक़या है। दिल्ली में हमने तकरीबन 45 लाख रुपए वहाँ के अफेक्टेड लोगों को तकसीम किया, जिसमें हिंदू भी हैं, इसलिए कि जिन हिंदू भाइयों को भी नुकसान पहुंचा है हमने उन तक ये रिलीफ का काम किया है। कश्मीर में फ्लड्स आए, कश्मीर के लोगों के लिए हमने काम किया है। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में वगैरह में हुआ, बॉम्बे राइट्स हुए, ये सारी चीजों के लिए हमने अपनी तरफ से एक फंड कायम करते हुए हमने हमने उनकी मदद की है। तो अभी दिल्ली में भी आप देखेंगे कि बहुत सारी दुकानें सियासत की और फैज़ आम ट्रस्ट की वजह से है, सो दिल्ली में भी उनकी रिलीफ का काम हुआ है। ये उसकी मकबूलियत है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और एक अखबार अगर ऐसा काम करता है तो उसको तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। तो लोग तो ये बोलते हैं कि जाहिद अली खान का काम है सफेद कागज को ब्लैक एंड व्हाइट करके बेचना है। ये काम क्यों कर रहे हैं सियासत से? बिहार में जब फ्लड्स आए थे गुज़िश्ता साल, 5 लॉरी कपड़े वहां पहुंचाए गए। जी। आज भी लोग सियासत के बिहार से लोग हैदराबाद आते हैं और हैदराबाद में उनको इंजीनियरिंग और मेडिसिन की तालीम दिलवाने का काम सियासत करता है। हैदराबाद ही की एक पुराने शहर की एक लड़की है जिसका बाप एक बेकरी में काम करता है, उसको सियासत ने पायलट बनाया। कई 100 डॉक्टरों को, कई 100 इंजीनियरों को सियासत ने अपने रिलीफ फंड से पैसा देकर उनको तालीम में आगे बढ़ाया है। और जिस लड़की को पायलट बनाया है वो लड़की आज इंडिगो में काम कर रही है। जी जी, बहुत खूब। जाहिद साहब, एक आप ओवरऑल जर्नलिज्म को, हिंदी जर्नलिज्म, उर्दू जर्नलिज्म, इंग्लिश का जर्नलिज्म, इनमें से किस तरह के अखबारों को आपने इन 70 सालों में देखा है कि उन्होंने सही रिपोर्टिंग की है? कुछ, क्योंकि सही रिपोर्टिंग का मतलब मैं साफ कहता हूं कि हम लोग जब रिपोर्ट करते हैं तो रिपोर्ट करते हुए जो हम आंख से देखते हैं उसकी जगह पर हम कुछ ना कुछ नमक मिर्च मिला देते हैं। जो होता है वो हम बिल्कुल सामने नहीं लाते। ये अक्सर ऐसा हम जर्नलिस्टों से चूक हो जाती है। इस जो तीनों जुबानों की सहाफत है,
इनमें आपको सबसे ज्यादा इम्प्रेस किसने किया? मुझे अंग्रेजी में हिंदू, जी जो बहुत ही साफ सुथरी पॉलिसी रखता है, वो अखबार रोजाना सुबह सियासत पढ़ने के बाद मैं हिंदू पढ़ता हूँ। इसलिए जो जी चीज मुझे हिंदू में मिलती है वो किसी दूसरे अखबार में नहीं मिलती है। लेकिन आज हिंदी हो या अंग्रेजी हो या किसी और जबान का अखबार हो, ये हुकूमत की पॉलिसी के तहत काम करता है, लेकिन ये काम सियासत का नहीं है। सियासत ये देखता है जिसके पीठ पर मारना है उसको बराबर उसकी पीठ पर मारता है और बराबर उसके खिलाफ अखबार में शाया करता है। जिसकी तायीद करना है उसकी बराबर हमने तायीद की है, उसकी सराहना की है और उसके काम को आगे बढ़ाने की हमने कोशिश की है। तो ये सारी चीजें ऐसी है जो सियासत की मकबूलियत में इजाफा करती है। जाहिद साहब, नॉर्थ में और साउथ की उर्दू सहाफत में क्या फर्क आप देखते हैं? उर्दू अखबारों में क्या फर्क देखते हैं, नॉर्थ के उर्दू अखबार और साउथ के उर्दू अखबार, जिसमें सियासत भी शामिल है? थोड़ा बहुत जबान का भी फर्क है। हम वजीर आजम लिखते हैं, दिल्ली के अखबारात प्रधानमंत्री लिखते हैं। दिल्ली के अखबारात मुख्यमंत्री लिखते हैं, सियासत है तो चीफ मिनिस्टर लिखता है या वजीर आला लिखता है। जब हमने बेंगलोर का अखबार से सियासत शुरू किया तो मुझे ये तकलीफ का अंदाजा हुआ कि बेंगलोर में हैदराबाद की उर्दू जबान समझने वाले बहुत कम है। हालांकि आपके पास दिल्ली पैदा हुई, आपके पास फली फूली, लेकिन इसके बावजूद भी आज आपकी लीडरशिप कोई उर्दू अखबार अपने हाथ में लेकर पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहती। जी लेकिन यहाँ पर यह आलम है कि यहाँ उर्दू अखबार लेकर असेंबली में लोग जाते हैं। तो इससे उर्दू जबान का जो फर्क है नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन इसके बावजूद हम तकरीबन 13 हिंदुस्तान के उर्दू अखबारात को डेटा एंट्री करके तर्जुमा करके उनको भेजते हैं और उनको सिर्फ अपने मिजाज की सुर्खी लगाकर अपने अखबार में शरीक करना पड़ता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हम एक पैसा भी उस तर्जुमे का नहीं लेते उनसे, सिर्फ उनको खबरें भेज देते हैं और वो शाये करते हैं और एक लेटर आता है शुक्रिया का। जी जय साहब, एक सवाल ऐसा है जिसको आप हैंडल करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक जनरल फीलिंग बताता हूँ। दिल्ली में जो दूसरी जुबानों के अखबार हैं, उर्दू के नहीं हैं, हिंदी के हैं या अंग्रेजी के हैं, उनमें से बहुतों का ये मानना है कि ज्यादातर उर्दू अखबार, क्योंकि हम लोग यहाँ नॉर्थ में निकलने वाले ही अखबार देखते हैं उर्दू के, उनका ये मानना है कि जो 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 अखबार निकल रहे हैं उर्दू के, वो इमोशनल जर्नलिज्म ज्यादा करते हैं बजाय कि लोगों की तकलीफों को, लोगों की जरूरतों को, लोगों की ख्वाहिशों को सामने लेके आए। वो सारी चीज को इमोशंस के साथ जोड़ देते हैं और वो धीरे धीरे कहीं जाकर के एक कम्युनल शेप लेने लगता है। ये आम तौर पे यहाँ पे माना जाता है। आप बिल्कुल सही आदमी हैं पूरे हिंदुस्तान में जिनसे ये सवाल पूछना चाहिए। आप जरूर पूछिए। आप पहली बात तो यह है कि मैं तकरीबन 55 साल से सियासत की बागडोर संभाला। जी आबिद अली खान साहब ने उसका इफ्तिताह किया था, उसको चलाया, लेकिन मैं ग्रेजुएशन करने के बाद सियासत में दाखिला मैंने लिया था। ये कोई 1964 की बात है। 64 से आज तक मैं सियासत का एडिटर हूँ, सियासत को संभाल कर रखा हूँ। और जहां तक आपने कहा कि इमोशनल जर्नलिज्म उर्दू में बहुत है, उर्दू में बहुत है और उसकी वजह से उनका सर्कुलेशन भी नहीं बढ़ता है। इसलिए कि आजकल हिंदू भी होशियार हो गया है, मुसलमान भी होशियार हो गया है। ये वही चीज देखना चाहता है जिससे उनको फायदा पहुंचता है, जिससे उनमें एक सुकून, उनकी जिंदगी में एक सुकून मिलता है उनको।
तो इसीलिए वो ये चाहते हैं कि ऐसा अखबार को पढ़ें जिसकी वजह से हम एक कामयाब जिंदगी इस मुल्क में गुजार सकें। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हम इस बात की कोशिश में हैं कि जिस तरह भी हो सके हालात को काबू में लाएं, हालात को अच्छा रखें, और फिरके वाराना चीज़ों को फैलाने के बजाय हम ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जो आबिद अली खान साहब का मकसद था उसको पूरा करें। सर, मैंने ये सवाल सियासत को लेके नहीं पूछा था। आप इतनी बड़ी शख्सियत हैं, आपसे मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि नॉर्थ में खासकर हमारे जर्नलिज्म की दुनिया में लोगों का ये मानना है, या इंटेलेक्चुअल्स का भी, कि नॉर्थ से निकलने वाले ज्यादातर उर्दू के अखबार इमोशनल जर्नलिज्म को ज्यादा पसंद करते हैं बजाय पीपुल्स प्रॉब्लम को सामने लाने के। इसलिए वो क्यों इन लोगों ने रास्ता अपनाया नॉर्थ में, और साउथ के जो अखबार हैं जिसमें आपका अखबार भी सबसे लीड ले रहा है, वो लोग इमोशनल जर्नलिज्म नहीं करते, ऐसा क्यों? देखिए, दिल्ली में जहां तक दिल्ली का ताल्लुक है, ये जहां पर मरकजी हुकूमत है, मरकजी हुकूमत को छेड़ना, मरकजी हुकूमत से हर वक्त एक तनाव रखना, और ये है सो उर्दू नहीं बल्कि हिंदी अखबारात का भी ये काम है, अंग्रेजी अखबारात में भी आजकल वही रुझान पैदा हो गया है। तो उन लोग को बेहतर है कि उनको ऐसो बेहतरी की तरफ काम करने की जरूरत है, जिस तरह हम करते हैं। मैं समझता हूं कि अगर वो होते रहा तो इस मुल्क में जो बेचैनी है आज, ये बेचैनी खत्म हो जाएगी। जी, एक सवाल अब आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं। दरअसल मैं आपसे सवाल ये मान के चल रहा हूं कि आप उसके बिल्कुल सही इंसान है जिनसे कि सवाल पूछना चाहिए। बहुत सारे लोगों से आप सवाल पूछते हैं तो वो कुछ का कुछ उनको आंसर मिलता है, आपसे साफ गोई से एक रोशनी मिलेगी। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि सियासत साउथ में पावर बना, पॉलिटिकल पावर बना, सियासत जो लिखता है, जितना मैंने देखा लोगों से बातचीत की, कि सियासत जो लिखता है साउथ में, मैं सिर्फ आंध्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर्नाटक की बात भी कर रहा हूं, यहां पर ये जब कुछ लिखता है तो उसका असर होता है। हुकूमत का ये मानना है कि सियासत के लिखने से जो सियासत पढ़ने वाले हैं या खासकर उर्दू जुबान वाले लोग हैं, उन लोगों का दिमाग इधर से उधर करने में सियासत को महारत हासिल है, क्योंकि उसके ऊपर लोगों का भरोसा है। ऐसा कोई अखबार नॉर्थ में उर्दू जर्नलिज्म में या उर्दू जुबान में क्यों नहीं बन पाया? सियासत को ले लीजिए आप, हम निकालने के लिए तैयार है। हम सियासत हम दिल्ली से भी निकालना चाहते हैं, नहीं इसलिए सर, बिल्कुल निकालिए जी। ये पैगाम जो हैदराबाद से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये हम ज्यादातर इंटरनेट से पहुंचा रहे हैं, हमारे ई पेपर से पहुंचा रहे हैं। और आज सियासत का ई पेपर पूरी दुनिया का पहला उर्दू अखबार है जो ई पेपर पर आया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उसका इफ्तिताह किया था दिल्ली से। और हमारी पॉलिसी को इतना पसंद करते थे वो कि उन्होंने, जब मैं उनसे ख्वाहिश किया तो कहने लगे कि उर्दू का पहला हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया का पहला ई पेपर सियासत का मैं रिलीज कर रहा हूं, और ये मेरे उसमें जाता है, मेरे खाते में जाता है इस तरह। तो सियासत को दिल्ली में भी बहुत लोग पसंद करते हैं, दिल्ली में लोग पढ़ते हैं, मगर ये अखबार नहीं पढ़ते बल्कि इंटरनेट पर पढ़ते हैं। तो अखबार निकालने की हमने कोशिश की दिल्ली से भी, लेकिन मुश्किल ये है कि दिल्ली से निकालने के लिए हमें कोई काबिल भरोसा आदमी नहीं मिला। इसलिए कि उर्दू जर्नलिज्म में सबसे बड़ी चीज ये है कि काबिल भरोसा आदमी होना जरूरी है। सर, ये आपने बहुत खतरनाक बात कह दी कि इस मुल्क में जिसमें 20 करोड़ उर्दू जानने वाले कम होंगे, लेकिन आमतौर पे मानते हैं कि जो मुसलमान है वो उर्दू जानता ही होगा। इन 20 करोड़ 25 करोड़ लोगों में आपको एक भरोसे का आदमी नहीं मिला दिल्ली उत्तर भारत के लिए,
या दिल्ली के लिए मैं ये तो दिल्ली की कमाल बात की कर बात रहा है। हूँ, दिल्ली में नहीं मिला। पूरे 25 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दिल्ली में कोई नहीं मिला मुझे, जो दिल्ली में रहकर हमारी सियासत को, वहां की लोकल जो न्यूज होती है उसको तरतीब देना, उसको शाये करना, उसका काम होता है। और बड़ी जी जिम्मेदारी बिल्कुल। की बात है, बड़ी जिम्मेदारी की बात है, ये हमारे लिए भी जिम्मेदारी की बात है, इसलिए कि कहीं कोई चीज ऐसी ना हो कि हम पर कोई मुकदमा दायर हो जाए, हम नहीं चाहते। हम्म। तो सियासत ये चाहता है कि कोई अगर काबिल भरोसा आदमी मिलता है उर्दू दान, तो सियासत को हम दिल्ली से निकालने की भी कोशिश करें। अ, मैं बात को ले जाना चाहता हूं उर्दू जर्नलिज्म की तरफ, आप घुमा फिरा के सियासत की तरफ ले आते हैं, अखबार की तरफ। सर जी सियासत ने तो अपना मुकाम हासिल कर लिया, लेकिन उर्दू जुबान के दूसरे पेपर क्यों उस मुकाम को हासिल नहीं कर पा रहे हैं? मेरे दिमाग में ये परेशानी कौंध रही है, ब्लेस कर रही। तो मैं वो आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ऐसा क्यों है कि जो आपने मुकाम हासिल किया, आपका मतलब आपके अखबार ने मुकाम हासिल किया, वो इस मुल्क में बाकी उर्दू के अखबार क्यों वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए? क्या कमजोरी क्या रही, कमी क्या रही? देखिए, हम न बकरे को मुसलमान बोलते हैं न गाय को हिंदू। असल चीज ये है, जी समझे आप, नॉर्थ इंडिया में ये है कि आज बकरे को मुसलमान, गाय को हिंदू, ये सब बोलकर अपनी दुकानें चला लेते हैं। जी आज ये इन हालात में इस बात की कोशिश करना चाहिए कि आज हिंदुस्तान में किस तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई शीरो शकर के साथ रह सकते, जी इसीलिए हम ये कोशिश करते हैं। अब आप देखिए, मेरे ताल्लुकात बहुत सारे हिंदू अहबाब से है। मेरे डॉक्टर डॉक्टर सुधीर नायक हिंदू हैं, मेरे चार्टेड अकाउंटेंट हिंदू हैं, मेरे कारोबार, मेरा एजेंट हिंदू है अखबार का, हैदराबाद का। तो ये सारी चीजें ऐसी है कि हमको जिस पर भरोसा है, मेरे इलाज का भरोसा मेरे डॉक्टर पर है, मेरे अकाउंट्स का भरोसा मेरे चार्टेड अकाउंट पे है, मेरा और दूसरे जितने भी चीजें, मेरे कारोबार है, मेरे अखबार के इशात, उसके फरोख के इंतजाम, वो भी एक हिंदू देखता है। आज से नहीं बल्कि 70 वर्ष से वो ही देखता है, वो उसका खानदान देखता है। तो ये जो चीजें हैं, तो ये एक आपके खानदान के जैसे हो जाते हैं। आप जब इनसे बिल्कुल। अपने कारोबार में हिस्सेदार बनाते हैं तो ये ऐसे रहते हैं। अब आप दिल्ली से भी हमको मज़ामीन आते थे, मुझे आज नाम याद नहीं है, लेकिन दिल्ली से भी आते हैं मज़ामीन। तो ये जो मज़ामीन का सिलसिला है, ये मज़ामीन आज हम ये चाहते हैं कि जिस तरह हिंदुस्तान के आज हालात बनने जा रहे हैं, उसको किस तरह बेहतर बनाए, उसके लिए हम एक कोशिश करते हैं। और ये कोशिश है तो कामयाब भी होती है। अब आप देखिए, हैदराबाद में कोई वाक़या होता है तो उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों अहबाब मिलकर उसको काम करने की कोशिश करते हैं। जी जी। मैं अब ये जानना चाह रहा हूं कि जो उर्दू के सेंटर्स हैं, वो सिर्फ जी हैदराबाद नहीं है, बेंगलोर में भी बहुत मुसलमान उर्दू बोलते हैं, जानते हैं। कलकत्ता है, बम्बई है, पटना है, दिल्ली तो ऑफ कोर्स है ही है। इन सब जगहों के कौन से जर्नलिस्ट आपको याद हैं जिन्होंने अ, उर्दू के लिए और मुल्क के लिए या अपने अखबार के लिए जी जान लगाई हो? पिछले 45-50 साल में या 70 साल की जो जिंदगी है आपकी, ऐसे जर्नलिस्ट आपकी नजर में आए होंगे, आपसे मिले होंगे लोग, आपको कौन लोग याद रह गए जिनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? कुलदीप एक नायर। एक तो जो ठीक समझे, जो चले गए, उनके बारे में भी बता सकते हैं। बता रहा और हूँ जो मैं आपको, आज हैं। कुलदीप नायर। जी जी। कुलदीप नायर। कुलदीप नैयर। जी। जी। सर कुलदीप कुलदीप नैयर। नायर का कुल, जैसा उर्दू में दूसरा जर्नलिस्ट पैदा नहीं हो सकता। अब आप देखिए, जब गुजराल साहब थे, जी गुजराल साहब सियासत के कंट्रीब्यूटर थे,
जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जी फॉरेन मिनिस्टर थे, उनके मज़ामीन सियासत में छापते थे, फिर उनके मज़ामीन की किताब शाये की गई सियासत से, और जी वो मज़ामीन इतने अच्छे थे कि मुझे पाकिस्तान से लोग कहने लगे कि हम इस किताब को छापते हैं, आप इसके राइट्स दीजिए। तो जो पैगाम गुजराल साहब ने दिया था वो आज अगर हिंदुस्तान में लागू होता है तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की तारीख बदल जाए, हिंदुस्तान की तारीख बदल जाएगी। जी और आपने जो कहा है कि 25 करोड़ मुसलमान हैं, मुसलमान उर्दू जानता है, लेकिन कर्नाटक में कन्नड़ी लोग जानते हैं, महाराष्ट्र में मुसलमान मराठी जानते हैं, दिल्ली में उर्दू जानते हैं, उर्दू बात करते हैं, उर्दू शेर पेश करते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन उर्दू लिखना पढ़ना नहीं आता। ये मुसीबत है उर्दू के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, हम लोगों ने एक इराक की लड़ाई से पहले दिल्ली से एक चैनल शुरू करने का प्लान किया था, उर्दू का चैनल, खालिस उर्दू का चैनल, और मुझे जी उन लोगों ने उसका सीईओ बनाया। और हमने जब लोगों को बुलाया इंटरव्यू के लिए, तो आप जो कह रहे हैं एग्जैक्ट यही बात हुई कि बोल रहे थे लड़के लड़कियां, लिख नहीं पा रहे थे। उर्दू स्क्रिप्ट घर वालों ने सिखाई नहीं। ये ऐसा क्यों है? ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? सियासत का भी टीवी है, सियासत का। जी जी आप दिल्ली पे यूट्यूब पर देख सकते हैं सियासत टीवी। जी आप जी देखिए जबान हमारी कैसी है और जी हिंदी की जबान कैसी है, हमारी पॉलिसी बिल्कुल कैसी है और हिंदी टीवी की पॉलिसी कैसी है। जो डिफरेंस है, आज ना हिंदी के जर्नलिस्ट उस बात पे उतरते हैं। आप देखिए कल अगर हुकूमत बदलती है तो सारे के सारा अपना लिबास भी बदल देते हैं उसमें, मगर बिल्कुल सियासत बिल्कुल में 70 साल से अपना कभी लिबास नहीं बदला। हम सेक्युलरिज्म के लिए लड़ते रहे और सेक्युलर बन के काम करते रहे। जहां तक आपकी बात है कि उर्दू, जहां तक आपने बात की कि हैदराबाद उर्दू का सेंटर है, आबिद अली खान साहब 1972 में उनका इंतकाल हुआ। 1973 में हमने उर्दू दानी, जबान दानी और इंशा के एग्जाम्स लिए थे। वो काम शुरू किया है जिसमें 200 लड़कों ने शरीक किया, 200 लड़कियों ने शरीक हुआ। आज ये आलम है, हर साल 1 लाख से जायद बच्चे और बच्चियां, बाज वक्त उनके माँ बाप, बाज वक्त उनके घर के नौकर चाकर भी उर्दू लिखना पढ़ना सीखते हैं हैदराबाद से। तो ये सियासत का बहुत बड़ा कारनामा है। अब उस पर भी मेरे को ये इल्जाम लगाया जाता है कि सियासत अपने रीडर्स को बढ़ाने के लिए ये काम कर रहा है। अब मैं क्या कर सकता जय साहब, और सियासत ग्रुप, जैसे आपने कहा कि अगर कहीं पर परेशानी होती है, कहीं फ्लड आ गया, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो गई, आप लोग उसमें मदद करते हैं। सियासत ग्रुप बाकी और क्या क्या काम करता है? हमने हैदराबाद में तकरीबन 1 करोड़ रुपए से आबिद अली खान आई हॉस्पिटल कायम किया है, जी समझा। और अब हम जो तामीर किए 16 एकड़ पर ओल्ड एज होम, जिसमें हमारे कम से कम जी 10 करोड़ रुपए लग चुके हैं। जी बेहतरीन कॉटेजेस हैं, बेहतरीन एटमॉस्फियर है, बेहतरीन माहौल है, दवाखाना है, एम्बुलेंस है, हर चीज है। ओल्ड एज होम खुल चुका है, बन चुका है पूरा, मगर ये 5 महीने से कोविड की वजह से अब उसका कारोबार नहीं चल रहा है, मुश्किल है। तो ऐसे कई काम हैं जिसकी वजह से सियासत को ये मकबूलियत मिली है। और सियासत से सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हमने अपने रीडर को अपने साथ रखा है। देखिए यहाँ से मुख्तलिफ अखबारात भी निकले सियासत की मुखालिफत में, मैं नाम जी नहीं लूंगा, लेकिन जो भी 2-3 अखबार निकले थे वो महज इसलिए निकले थे कि किस तरह सियासत की इजारादारी को खत्म किया जाए। मगर अल्लाह का फजल है कि रीडर हमारे साथ है, और जो सर्कुलेशन
आज से 10 साल पहले था ये अखबारात निकलने के वक्त, आज उससे भी ज्यादा तेदाद इशाद है सियासत। इसलिए कि हम जो काम करते हैं, मैं तकरीबन सालाना 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप देता हूं बच्चों को, और उनको इंजीनियर इब्तिदाई कोर्स के लिए जो फंड है हमारा उससे हम देते हैं। एक और फंड है आबिद अली खान साहब के नाम का, एजुकेशनल फंड है, जिसमें प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल तक के बच्चों को हम स्कॉलरशिप देते हैं। तो ये जो चीज है, उनको ये पता है कि ये स्कॉलरशिप कब तकसीम होगी, वो हमारे दफ्तर हासिल हो जाता है। तो ये जो कांटेक्ट है हमारा, ये कांटेक्ट कभी टूटा नहीं है, अल्लाह का फजल है। और ये सिर्फ मुसलमान बोल के नहीं है, कि हम मुसलमानों के साथ साथ क्रिश्चियंस को भी देते हैं, हिंदूज को भी देते हैं, अपने भाइयों को और दूसरों को जो वाकई में इसके तलबगार हैं, उनको हम ये हक पहुंचाते हैं। अब आप देखिए, आसाम से और उधर फ्रंटियर से मैं जब कम्युनल हार्मनी में मेंबर था, तो मुझसे ये ख्वाहिश की गई थी कि हम 5-5 बच्चों को यहाँ भी जाएंगे। बिहार के बच्चे आए, वो 5 बच्चे आए, 5 बच्चे मेरे घर में रहे, 10 बच्चे, और घर में ऐसा रहे कि उनको ये महसूस नहीं हो सका वो किसी और के गैर के घर में। और आज तक इंजीनियर बन गए बच्चे, बाहर चले गए, लेकिन सियासत से उनका कांटेक्ट बरकरार है। हिंदू बच्चा है, जी 5 के 5 हिंदू थे, उसमें कोई मुसलमान नहीं था, मगर मेरे घर रहे। मैंने अपना घर पूरा दे दिया था उनको कि जहां चाहे फिरो, जिधर चाहे सो, जिधर चाहे उठो, जो चाहे खाओ। तो ये आसाम के बच्चे आए थे, आसाम के बच्चों में भी आज तक भी वो बच्चा तकरीबन हर 15 दिन को, 20 दिन को मुझसे बात करते हैं। तो ये जो मैं कांटेक्ट बना के रखा हूँ, ये कांटेक्ट सियासत की तरक्की में बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया है। बिल्कुल। जय साहब, आपने जानबूझ के सवाल को टाल दिया, या आप नाम लेना नहीं चाहते? मैंने आपसे पूछा उर्दू जर्नलिस्ट कौन है, मैंने 4-5 सेंटर्स के नाम लिए जिनके नाम आपको याद हो। मैं खाली एडिटर्स की बात नहीं कर रहा हूं, आपने कुलदीप साहब का और गुजराल साहब का नाम लिया, दोनों ही मुसलमान नहीं है। जी, इशरत अली साहब कौमी आवाज के जो एडिटर थे, समझे आप। भोपाल के नदीम साहब, हमारे कलकत्ते के अखबार के एडिटर, पुराने नदीम के और उसके जो एडिटर्स, ये एडिटर्स क्या हसरत मोहानी का बदल लाएंगे? कोई हैदराबादी का उर्दू जर्नलिस्ट ठीक है, जो अपनी सारी जिंदगी अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाने के लिए इस्तेमाल की। बिल्कुल। ये कहां से आएंगे? अब यहाँ नाम बहुत मुश्किल है। एक मैं कश्मीर मैंने बहुत रिपोर्ट किया है जाहिर साहब जी, और कश्मीर मैंने जो रिपोर्ट किया है, कश्मीर में भी मुझे चाहने वाले बहुत मिले और हिंदुस्तान में भी मिले। कश्मीर के लोगों की एक शिकायत है हिंदुस्तान के मुसलमानों से, वो ये कहते हैं कि बाकी लोग तो मान लीजिए कम्युनल हैं, उनके बारे में हमारी तस्वीर गलत पेश की गई है पूरे हिंदुस्तान में, उनकी तरफ से हमको सपोर्ट नहीं मिलता है, हमारी समझ में आता है, लेकिन इंडियन मुस्लिम सोसाइटी से हमें सपोर्ट नहीं मिलता है। हम यहाँ परेशान होते हैं, दर्द में रहते हैं, हम जो जो जुल्म है वो सहते हैं, हम अपनी बात कहना भी चाहते हैं, हमको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज तक मुझे कोई रिपोर्टर कश्मीर से अच्छा नहीं मिला, समझे। पर उनकी शिकायत उसी वक्त पहुंच सकती है हुकूमत तक जब कोई अच्छा आदमी वहां से मिले
जो वाकई में इंसाफ की सहाफत कर सके। लेकिन कोई मिलता है तो 1-2 महीने काम करता है, फिर वो भाग जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसे हिंदुस्तान, क्या सपोर्ट चाहिए पाकिस्तानी कश्मीरियों को, बताइए आप। कश्मीरियों को जितनी सब्सिडी हिंदुस्तान से मिलती थी, मिलती रहेंगी और आइंदा मिलती भी रहेगी। लेकिन अब जब 370 की बात आई, अवाम में बहुत बेचैनी है। अब आप देखिए, शाह फैसल जैसा शख्स जो टॉपर है आईएएस का, वो रिजाइन करता है। तो ये कितनी कितनी मुल्क के लिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बुरी बात है मुल्क के लिए। जी बिल्कुल। तो उसकी जो है, आज तक भी पूरे लीडरशिप बंद है, किसी का मुंह नहीं खोल सकता है। तो हम क्या यहाँ बैठ के क्या उनकी शिकायत को पूरी कर सकते हैं? तो ये बड़ी मुश्किल है कश्मीर के साथ। तो कश्मीर के साथ हम ये नहीं बोल सकते कि कश्मीर हमारा हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो इसके लिए हम ये बात की कोशिश करते हैं कि किस तरह से भी हालात वहां पर बेहतर हो, वहाँ इंटरनेट चालू हो, वहाँ जो आजकल हर चीज बंद है इसको खोला जाए और कश्मीर के साथ जरूर इंसाफ किया जाए। ये इंसाफ अगर कश्मीर के साथ होता तो उनको कोई परेशानी की बात ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जाहिद साहब, जहां पर 2 सेंटर होते हैं पावर के, 2 ही सवाल मेरे हैं। हम आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, आपसे बहुत सवाल पूछने थे। एक 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 तो यह है कि जहां 2 पावर के सेंटर होते हैं, हैदराबाद या आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आप कह लें उसको, दोनों को मिला के 2 पावर के सेंटर हैं। एक आप हैं, जाहिद अली साहब इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, सियासत अखबार भी हो सकता है, पावर का सेंटर है जो नॉर्थ में कोई अखबार नहीं बन पाया। और दूसरे वहां पर ओवैसी साहब हैं। आपके ऊपर एक बार हमला भी हुआ, मुझे लोगों ने बताया। ये 2 पावर सेंटर्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं? कितने दूर हैं, कितने पास हैं, कितना स्ट्रगल होता है? आपके ऊपर है, आप जवाब देना चाहें दीजिए, आपकी मर्जी है। ये सियासी सवाल है। मैं कुछ अरसे के लिए तेलुगु देशम पार्टी के टिकट पर असदुद्दीन के खिलाफ मुकाबला किया था और तारीख गवाह है कि जितने वोट्स मुझे मिले थे वो तारीख के एतबार से वो सबसे ज्यादा वोट थे ऑपोजिशन देने वाला असद के खिलाफ। और उस वक्त जो मुझे तकलीफ पहुंची थी वो कांग्रेस और बीजेपी से। अगर कांग्रेस और बीजेपी इस मैदान में नहीं आती, हर छोटी मोटी और एक पार्टी थी चिरंजीवी की, उसने 25,000 वोट, बीजेपी में एक तकरीबन 80-90 हजार वोट, कांग्रेस ने कोई 1 लाख वोट ले लिया। और अगर ये नहीं होता तो मुझे ये जो वोट है कांग्रेस के, बीजेपी के और दूसरे वोट जो चिरंजीवी को गए हैं, ये सारे वोट है सो किसको मिलते थे? बिल्कुल। हाँ, तो ये चीज है। तो मैं अब सियासत से थक गया मैं, इसलिए कि एक तो अब उम्र नहीं है कि सियासत के मैदान में आए। लेकिन जो भी मुझे मुखालिफत करनी है, चाहे कांग्रेस की करनी है, चाहे टीआरएस की करनी है, चाहे बीजेपी की करनी है, चाहे मजलिस की करनी है, ये सियासत उनकी मुखालिफत करते रहता है। और इंसाफ की लड़ाई में इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। एक सवाल ये पूछना है, टोटल जो जर्नलिज्म का सीन है इंडिया में, आपने इसको जब आपने मैं उतना पुराना आबिद साहब के समय नहीं जाता हूं, आपने जब कमान संभाली सियासत की और जिस तरह की रिपोर्टिंग आप करवाते थे और देखते थे सारे हिंदुस्तान में जर्नलिज्म, टोटल सहाफत, सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी नहीं या उर्दू नहीं, इसको आपने किस तरीके से बदलते हुए देखा है? आपकी आंख के आगे ये हुआ है, क्योंकि मैं जब आपके जैसे बड़े सहाफियों को इसमें दावत देता हूं और वो आते हैं, तो वो लोग अपनी अपनी क्या कहेंगे, अपनी एनालिसिस इसके ऊपर देते हैं कि पहले जर्नलिज्म इस तरीके का होता था, आज जर्नलिज्म इस तरीके का होता है। हालांकि आपने इशारों में 1-2 बात कही है अपनी अभी की बातचीत में,
पर मैं आपसे जी एक एनालिसिस चाहता हूं कि उस समय की सहाफत, उस समय का तेवर किसी भी जुबान में हो और आज का तेवर, उन दोनों में क्या फर्क आपको लगता है? क्या ये मुल्क के लिए आपको ठीक लगते हैं या मुल्क के लिए आपको लगता है कि इसको सुधरना चाहिए? देखिए, अब सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है, नजर आ रही है। अब आप देखिए कर्नाटक में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या होते रहा, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, अब राजस्थान में क्या हो रहा है। ये किस तरह की सियासत है, मेरी समझ में नहीं आती। उस जमाने की बात जिससे जिससे के बारे में आपने कहा है, उस जमाने में ये था कि एक लीडर अगर कांग्रेस का हो तो मरे तक कांग्रेस ही रहता था। एक बीजेपी का अगर लीडर हो तो मरे तक बीजेपी का लीडर रहता था। कम्युनिस्ट जी, पार्टी का अगर कोई लीडर हो तो वो जिंदगी तमाम कम्युनिस्ट पार्टी का और मरे तक सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी। आज ये क्या, आप देखिए तेलुगु देशम तेलंगाना में कमजोर हुई, सारे एमएलए टीआरएस में भाग गए, समझे। उसी तरह अब जगन की हुकूमत में देखिए आप, सारे टीडीपी के लोग हैं जो एक 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 करके अपना दिल बदल रहा है और वो वाईएसआर कांग्रेस में चले जा। आज आज सुनने में आ रहा है कि राजस्थान में बीजेपी के कुछ एमएलए कांग्रेस में आने के लिए तैयार हो गए। तो अब ये आज की सियासत और पुरानी सियासत में बहुत बड़ा फर्क था। तो मैं ये चाहता हूं कि पुराने हालात को फिर से दोबारा हिंदुस्तान में राइज करने की जरूरत है। अगर वो राइज हो जाए तो ये सब चीजें खत्म हो जाए। सर ये तो आपने सियासत की बात की, मैं तो सहाफत की बात कर रहा हूं। जो सहाफत में भी यही सहाफत आलम है। जो तो वही जानना चाह रहा हूं। अखबारात जो अखबारात चंद्रबाबू नायडू की तायद करते थे, जो अखबारात कांग्रेस की तायद करते थे, आज सब अखबारात, सब जर्नलिस्ट टीआरएस की तायद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पता नहीं क्या क्या मिल जा रहा है किसको क्या। मैं आपसे कहता हूं कि आज तक सियासत ने किसी चीज की हुकूमत से मुतालबा नहीं किया। हत्ता कि मैं एक बार स्कूल के स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म, चप्पल, जूता और ये तकसीम करने के लिए अपने ऑफिस में कलेक्टर को बुलाया था, हैदराबाद के। जी, तो जी, उस कलेक्टर ने मुझसे कहा कि आपकी रोड बड़ी तंग है, आप कहीं और जगह ले लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं बोला गवर्नमेंट की किसी चीज की मुझे जरूरत है। विजय भास्कर रेड्डी साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, विजय भास्कर रेड्डी साहब ने मुझसे ख्वाहिश की कि जाहिद तुम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का जो भी पोर्टफोलियो लेना चाहते, मैं तुम्हारे को देने के लिए तैयार। मैं बोला मेरे को जरूरत नहीं सर। उन्होंने कहा मैं तुमको अच्छी तनख्वाह देना चाह रहा हूँ, गाड़ी देना चाह रहा हूँ, पीए देना चाह रहा हूँ, टेलीफोन देना चाह रहा हूँ। मैं बोला हर चीज मेरे पास है। आज मेरे को कोई चीज की जरूरत है, सिर्फ मेरे को जिस चीज की जरूरत है वो आवाम की मोहब्बत की जरूरत है मेरे को, मैं उसके लिए काम करूँ। बिल्कुल यही जज्बा एक जर्नलिस्ट का होना चाहिए। एक सियासतदान के को अगर वो कोई प्रपोजल रखता है तो हमें फख्र है आपके ऊपर। अब जब हमने ये अनाउंस किया कि हम आपके साथ आज बात करने वाले हैं, तो जाहिर साहब आपको बताएं कि जितने भी आ, उर्दू के जर्नलिस्ट कम, लेकिन हिंदी के जितने बड़े जर्नलिस्ट थे या हैं, या बहुत सारे एडिटर्स, उन लोगों ने मुझे मैसेज भेज के कहा कि हम बहुत इंतजार करेंगे जाहिद साहब से आपकी बातचीत का, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। उसी में से मैं एक एक सज्जन ने, जी, जी जी बोलिए। आप खत्म कीजिए पहले। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मेरा उन सब जर्नलिस्टों को, उन सब एडिटर्स को ये पैगाम है कि अपने अच्छे जानशीन को तैयार करें, सक्सेसर। उर्दू के जितने अखबारात बंद हुए हैं, उर्दू के जितने अखबारात बिके हैं, ये सिर्फ इसी लिए कि उसका सक्सेसर कोई भी नहीं था। बाप ने, दादा ने बड़ी मेहनत से अखबार को निकाला, बड़ी मेहनतें की, बड़ी मुश्किल हालात में जिंदगी गुजारी। जी, लेकिन अगर औलाद को अपने बाप का दर्द याद ना रहे तो अखबार का खात्मा होता है।
कई अखबारात मेरे सामने उसकी नज़ीर है कि कई अखबारात, उर्दू के अखबारात बंद हुए, लेकिन आबिद अली खान साहब की ये रोशन ख्याली थी कि उन्होंने अपनी जिंदगी में मुझे अपना वारिस बनाया कि तुमको अखबार चलाना। और मैं जिस दिन अपने एग्जाम में पास हुआ, उसके दूसरे दिन से मुझे अखबार सियासत में लाके बिठा दिया। जिस दिन मेरी शादी हुई, एक हफ्ते के अंदर उन्होंने मुझे दफ्तर सियासत में लाके बिठा दिया। और वही काम आज मैंने अपने बेटे आमिर अली खान को सौंपा है। आज की पूरी जिम्मेदारी गुज़िश्ता 5 महीने से खुलकर, इस कोविड के जमाने में वो बराबर सियासत को एक दिन भी नागा नहीं किया। और सियासत की जिंदगी में आज तक इन 70 सालों में एक दिन भी सियासत बंद नहीं हुआ। क्या बात। हमारे ताल्लुकात हमारे स्टाफ के साथ भी ऐसे हैं कि उसका ख्याल रखना चाहिए हर जर्नलिस्ट को, हर एडिटर को, कि अब आमिर अली खान का लड़का है, मैं भी ये कोशिश में लगाऊं कि उसको, स्कूल में है वो, मगर मैं हफ्ते में तकरीबन 1-2 दिन रोजाना हर 2 दिन सियासत अखबार को लाता हूँ, ताकि वो इस माहौल में तरबियत हासिल करे। और इंशाअल्लाह आज आमिर देख रहे हैं, कल आमिर का बेटा भी इस काम में मशगूल हो जाएगा। तो जितने लोगों ने मुझे तारीफ की और मुझसे कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं इस बातचीत को सुनने का, उनमें से एक ने एक छोटा सा सवाल मुझे भेज दिया है। जी। वो सवाल ये है रहे साहब, उन्होंने कहा कि हुकूमत का एजेंडा है, दिल्ली की हुकूमत का, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, उनका जी। एजेंडा है कि वो कुछ कुछ चीजें शुरू करना चाहते हैं और जिसे मतलब लागू करना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि वो कुछ तो कर चुके। अब एक उनका कॉमन सिविल कोड का मुद्दा है जिसे वो लागू करेंगे। अगर जाहिद साहब से आप पूछ सकें मुझसे, उन्होंने कहा तो ये जरूर पूछिए कि अगर वो लागू होती है तो मुसलमानों को उस पे उनका क्या अंदाज है कि पूरी मुस्लिम कौम इस चीज पर कैसे रिएक्ट करेगी। 370 पर मुसलमान कुछ नहीं किए, एनआरसी और सीएए पर मुसलमानों ने थोड़ा बहुत एहतजाज कर लिया, वो भी खत्म किया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड मकसद है, असल हुकूमत का मकसद क्या है? सिविल कोड की जो बात है उसमें हमारे पर्सनल इश्यूज हैं जिसको हम उसके तहत लाते हैं, बाकी 90% केसेस तो आज अदालत में चलते हैं। जी। तो वो सिविल कोड लाने की क्या जरूरत है? यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर, इसलिए कि आप आज देख रहे हैं कि सारी दुनिया में इस बात की है कि सीएए, एनपीआर ये सब मुसलमानों के खिलाफ है, और 370 को हटाना भी कश्मीरियों के खिलाफ है। तो इस बात के ये झगड़े में क्यों पड़ना चाहते? ये झगड़े को आप अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, मुसलमानों का कंसेंसस भी। अब देखिए, आप ट्रिपल तलाक की जो बात, ट्रिपल तलाक इस्लाम में जायज नहीं है। हाँ, मैं कई केसेस ऐसे हैं ट्रिपल तलाक के जो मेरे पास आते हैं। मेरे पास एक ऐसी बुक है जो मुसलमानों के हर मसले का उसमें हल। जी। और उस लड़की को जो तलाक दी गई थी वो उस वक्त है सो अयाम हैज में थी, और अयाम हैज के मौके पर ये ट्रिपल तलाक नहीं दी जा सकती। तो पुलिस की जानिब से जब झगड़ा शुरू हुआ तो पुलिस बंदूक बता के उसको ट्रिपल तलाक दिला, और वो केस मेरे पास आया। हैदराबाद के मुफ्तियों से पूछे तो हैदराबाद के मुफ्तियां बोले नहीं, वो बंदूक से गोली मार देना था लेकिन तुम तलाक नहीं देना। मैंने कहा सिंपल, प्रेगनेंसी में है तो तलाक नहीं होती, मेंस्ट्रुएशन में है तो तलाक नहीं होती, ये सारी चीजें ऐसी है। और एक ही वक्त में 3 तलाक भी जायज नहीं है। जो है उसको खत्म करना चाहिए, उसको खत्म करने की कोशिश की है, बहुत अच्छा इकदाम है वो। इसलिए कि एक औरत को आप लाचार कर दे रहे हैं, जिसको एक बंधन में एक माहिते के तहत शादी करके लाए थे,
आप गुस्से में आकर 3 वक्त तलाक दे दिए एक ही वक्त में, तो ये चीज जो थी इसको खत्म होना चाहिए, और उसके लिए सही इकदाम है। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि ये हमारे पर्सनल लॉ के खिलाफ है। पर्सनल लॉ भी आज ऐसो इस बात की तस्दीक करता है कि एक वक्त में 3 तलाक नहीं दिए जा सकते। उसके लिए टाइम लिमिट है। एक तलाक, दूसरी तलाक और तीसरी तलाक। हो सकता है कि दूसरी तलाक का मौका ही नहीं आए, कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तीसरी तलाक का मौका ही नहीं आए, कॉम्प्रोमाइज हो जाए। अगर कॉम्प्रोमाइज 3 वक्त भी नहीं होता है तो उस वक्त तीसरी तलाक कबूल की जाती है। वरना वरना बहुत ही इंसाफ का मजहब है हमारा। ऐसा नहीं है कि इसमें ना इंसाफी की कोई बात है, लेकिन बहुत इंसाफ का मजहब है। जाहिद साहब, अब आपने अपनी बातचीत में जो एडिटर्स हैं उनको या मालिक हैं अखबारों के, उर्दू अखबारों के, उनके लिए तो आपने एक राय दी कि वो अपना वारिस तैयार करें जो जर्नलिज्म को या अखबार को आगे ले जा सके, पर वो एडिटर्स के लिए है। मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी सलाह जो उर्दू जर्नलिस्ट हैं, उन उर्दू जर्नलिस्टों के लिए आपकी क्या सलाह है कि उनको अपने को कैसे इक्विप्ड करना चाहिए, कैसे तैयार करना चाहिए, जिसका हक आपको है और आपको ये राय उनको सलाह देनी चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ वो सलाह क्या है? जी, सलाह ये है कि आपको इंसाफ का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। किसी के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात नहीं लगाना चाहिए। किसी के साथ अगर कोई जुल्म होता है तो जालिम को खत्म करना चाहिए उसको। और इस तरह से अगर हम करते हैं तो मैं समझता हूं कि ये जर्नलिस्ट की बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं ये समझता हूं कि जब आलर में इनकाउंटर हुआ था, वहां पर जो लोग कैदियों को गोली मार दिए, जिनके हाथ में हथकड़ी थी, पैर में बेड़ी लगी थी और ये चल फिर भी नहीं सकते थे, इनका इनकाउंटर हुआ था, तो किसने मुखालिफत की? किसने मुखालिफत की? क्या मजलिस ने मुखालिफत की? कोई मुखालिफत नहीं करी। मुखालिफत उर्दू जर्नलिस्ट में सिर्फ और सिर्फ सियासत ने की। सियासत ने इंक्वायरी का ऐलान करने का मुतालबा किया, इसलिए कि जिन जिन कैदियों के हाथ में हथकड़ी हो उनको किस तरह मारा जा सकता है, किस तरह वो पुलिस की बंदूक छीन सकता है। अब आजकल तो दिल्ली के कानपुर के एनकाउंटर की बात हो रही है, लेकिन ऐसे एनकाउंटर तो बहुत बहुत हुए हैं। हैदराबाद में भी बहुत सारे हुए हैं। लेकिन यह है कि इंसाफ मिलने के बाद सजा होना चाहिए, ये इनकाउंटर कोई सजा नहीं। तो ये जर्नलिस्ट का काम है उनको इंसाफ दिलाना। और मैं ये चाहता हूं कि हर जर्नलिस्ट का ये फर्ज बनता है कि वो इंसाफ की को पकड़ कर चलें और इंसाफ करें, किसी के साथ ना इंसाफी करें। तो मैं इस प्रोग्राम के आखिर में जो जाहिद साहब ने सलाह दी, सिर्फ उर्दू जर्नलिस्टों को नहीं बल्कि जितने भी सहाफ़ी हैं, किसी भी ज़ुबान के हों, किसी भी अखबार के हों, कि वो इंसाफ के ऊपर चलें और सही बात को लिखें। यही बुनियादी उसूल है। और जब आप आबिद साहब के बारे में बता रहे थे तो मुझे अकबर इलाहाबादी का शेर याद आ रहा था, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। उन्होंने उस जी समय अखबार निकाला और उस अखबार ने सचमुच, जिसके अभी आप कैप्टन हैं, इसने सचमुच तोप का मुकाबला अखबार से किया। क्योंकि बहुत सारी कहानियां हमें मालूम है कि जिन कहानियों में अखबार चट्टान बन के अपने रीडर के फेवर में खड़ा हुआ। तो आपको बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमसे बातचीत की, और आपसे ये वादा भी चाहते हैं कि टाइम टू टाइम हम आपको तकलीफ देते रहेंगे और उन जरूर। सवालों के ऊपर, क्योंकि आज तो हमने सिर्फ आपको लेके बातचीत की, लेकिन बहुत जी सारे सवाल ऐसे हैं जो सवाल सियासत के सवाल हैं, वो मुसलमानों के सवाल नहीं है। जो सवाल जी सियासत के सवाल हैं लेकिन वो उर्दू के सवाल नहीं है। तो मुल्क के सवालों के ऊपर आपकी राय
हमें मिलती रहे, इसके लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि जब भी मैं आपको परेशान करूं तो आप हमारे साथ थोड़ा वक्त निकालेंगे। आप हमारे भाई हैं, आप जब चाहे मेरा वक्त ले सकते हैं। सो नाइस ऑफ यू। तो बहुत बहुत जी शुक्रिया जाहिद साहब। आपकी दुआएं चाहिए और आपका मार्गदर्शन चाहिए, और हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जर्नलिज्म को जितना बेहतर बनाने की बात कर सकते हैं उस बात को करें। और मैं कोशिश भी करूंगा कि इस प्रोग्राम को सुनने के बाद ऐसे लोग आपसे कांटेक्ट करें, चाहे वो कश्मीर के हों जो सही सहाफत करना चाहते हैं, या दिल्ली में हों जो आपकी ताकत बनकर के सियासत को दिल्ली से निकालने में कोशिश करना चाहते हैं। मैं मानता जी हूं कि ऐसे लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो जी, अच्छी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छी बात सुनने और हमारे दर्शक लोग, आपने सुना जाहिद साहब को, इसको कहते हैं सहाफत का क्या वर्ड इस्तेमाल करूं, मुझे उर्दू का वर्ड नहीं आता, हिंदी में उसको औरा कहते हैं, अंग्रेजी में तेज, सहाफत का जलवा ये होता है जो जीता जागता आपके सामने बैठा हुआ है, जिन्होंने किसी भी सवाल के ऊपर न दाएं गए न बाएं गए, बिल्कुल सीधी बंदूक की गोली की तरह जवाब दिया। सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और इस प्रोग्राम आपका को एक शेर में सही करना यहीं चाहता हूँ। जी आप आधा मिसरा पढ़े। जी तीर निकालो ना तलवार निकालो, बकिया आपने पढ़ जब दिया। तो बहुत तीर शुक्रिया। निकालो ना बस तलवार निकालो, तलवार जब निकालो, तो जब तो मुकाबिल हो तो अखबार अखबार निकालो। निकालो। बिल्कुल। आबिद साहब को याद करते हुए, और उन्होंने, मुझे पता नहीं लेकिन मुझे लगता है कहीं दिमाग में ये उनके शेर रहा होगा अकबर इलाहाबादी साहब का, हो और उन्होंने सकता है। सचमुच जैसा अखबार निकाले जी, हो सकता है। और आपको आपको बहुत बहुत शुक्रिया एक बहुत अच्छा अखबार निकालने के लिए, जो सारी दुनिया में हिंदुस्तान का चेहरा भी है और मुसलमानों की मकबूलियत भी है, ताकत भी है उर्दू की। जी तो जी, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपसे इजाजत लेते हैं और जी फिर अच्छा, आपको तकलीफ देंगे। खुदा हाफिज। इंशाल्लाह।